नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सुनिए जून महीने का संपादकीय कहानी का डर। मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है और उसके साथ दोस्ती भी थोड़ी सी खास है। और ख़ास बात यह है कि तकरीबन पिछले 10 साल से हम दोस्त हैं, लेकिन मिले एक भी बार नहीं है। मिलना हो ही नहीं पाया, या फिर कहिए कि मिलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब पहली बार फेसबुक के थ्रू उससे बात हुई थी तब वो दिल्ली में कोई एक नौकरी के साथ डिस्टेंस लर्निंग से MBA की पढ़ाई कर रही थी और मैं केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी के साथ फिल्म स्कूल में घुसने की तैयारी में लगा था। और ये बात है सन 2011 की। सन 2011 से मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे मार्च 2021 में। आखिरी बातचीत उससे 2016 में हुई थी और उसके बाद मार्च 2021 में, तकरीबन 4-5 साल बाद। इस बीच काफ़ी कुछ बदल गया था। उसकी MBA की पढ़ाई पूरी हो गई थी और साथ में ही उसने एक लड़का ढूंढकर अपना घर बसा लिया था। तो कुल मिलाकर मुझे ये पता चला कि आजकल वो दिल्ली में पहले से एक बेहतर नौकरी, शादी से पहले ही प्यार करने वाला हस्बैंड और 2 प्यारे प्यारे कुत्तों के साथ बढ़िया ज़िंदगी जी रही है। अब सच तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब बात हुई थी तो मैंने उससे पूछा था कि और बता ज़िंदगी कैसी कट रही है। तो बोली एकदम मस्त है यार। लेकिन मुझे कहीं न कहीं उसकी बातों से एक अकेलापन, या फिर कहिए कि हर दिन की एक जैसी ज़िंदगी से पैदा हुई ऊब या बोर्डम का एहसास हुआ था। खैर, इस वक्त तो मामला ऐसा है कि बस कैसे भी ज़िंदगी बची रहे। बोर्डम, डिप्रेशन, अकेलापन या फिर दुकेलापन, इन सब से तो बाद में भी निपटा जा सकता है। इस बीच मैं भी फिल्मों की पढ़ाई करने कलकत्ता चला गया था और तकरीबन 6 साल कलकत्ता में रहने के बाद वापस दिल्ली लौट आया था। तो फिर हुआ यूं कि मार्च में अचानक एक दिन एक टेक्स्ट आया, हाय अमर, हाउ यू डूइंग। टेक्स्ट देखकर तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि इस दुनिया में अचानक से ये हालचाल कौन पूछ रहा है, और वो भी ऐसे। अन्यथा मैं अगर किसी दोस्त को हाय लिखकर मैसेज कर दूं तो उनका सीधा रिप्लाई आता है, क्या हो गया, या फिर भाई सब सही है। क्योंकि इस तरह की सलीकेदार भाषा तो अपने दोस्तों के बीच इस्तेमाल ही नहीं होती। लेकिन इधर तो नंबर भी अननोन था और प्रोफाइल पिक्चर लड़की की। अब इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था। चेहरा पहले से ज़्यादा भारी हो गया था, बाल बिल्कुल छोटे छोटे करा लिए थे और एक अलग किस्म की मैच्योरिटी उसके चेहरे से झलक रही थी। हालांकि अंत में फिर पहचान तो लिया ही, और जब बातचीत हुई वो खुद से ही बोली कि मुझे तो बड़ी हेजिटेशन हो रही थी तुझे ऐसे अचानक से टेक्स्ट करने में। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी यार मुझे लग रहा था कहीं और ना हो जाए या फिर तू पहचाने ही नहीं। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रही है, कोई मेमोरी लॉस थोड़ी हो गया है मुझे कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो बोली अरे नहीं, वो बात नहीं है। क्या है कि लोग जब बड़े बन जाते हैं तो बदल जाते हैं। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। तो फिर कहने लगी कि बट आई एम हैप्पी फॉर यू, तू नहीं बदला। तो मैंने कहा कि मैं बड़ा भी तो नहीं बना, एक बार बनने दे फिर देख। तो सुनकर हंसने लगी। और फिर जब ऐसी ही 2-4 बेसिक बातें हुई तो उसने मुझसे पूछा तू अब फिल्म नहीं बना रहा है क्या। और जब उसने ये पूछा तो मैं एक बार फिर से 2011 में पहुंच गया, जब मैं उसको अपनी फिल्म बनाने की भावी योजनाएं सुनाया करता था और वो बड़ा मन लगाकर सुनती थी। बस ये जो सिनेमा है यही बेस था हमारी दोस्ती का। हमारे बीच सिनेमा को लेकर बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं होती थीं और उतनी ही छोटी छोटी बातें आम जिंदगी के बारे में। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर तरह का सिनेमा एंजॉय करती थी, शायद अभी भी करती है। तो अक्सर मैं उसे ऐसी फिल्मों के नाम बता दिया करता था जो मेन स्ट्रीम या फिर कमर्शियल फिल्मों से अलग होती थीं और उसे उन फिल्मों को देखने में बहुत मज़ा आता था। तो कुल मिलाकर सिनेमा ही वो एक चीज़ थी जिसने इस दोस्ती को बनाए रखा था और इतने दिन संभाले भी रखा। लेकिन जैसे हर पिक्चर में एक इंटरवल होता है, वैसे ही एक इंटरवल इस दोस्ती में आ गया था। और फिर ज़िंदगी की अपनी एक धुन होती है। वक्त के साथ अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं तो कुछ नई चीज़ें पुरानी चीज़ों की जगह ले लेती हैं। लेकिन पुरानी चीज़ें कभी भी अपना वजूद नहीं खोती। खैर, जब उसने पूछा तो मैंने उसको बताया कि अभी मैं अपनी एक फ़िल्म का पोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म कर रहा हूँ। सुनकर बोली बढ़िया है, दिखाना जब बन जाए। बिल्कुल, मैंने कहा, और बता क्या चल रहा है। तो बोली मेरी तो यार वही नौकरी चल रही है जो पहले चल रही थी, और वहाँ पर भी दुनिया भर की पॉलिटिक्स है। लोग काम तो करते नहीं हैं, अगर कोई करना भी चाहे तो उसको करने भी नहीं देते।
उनका खाना है पॉलिटिक्स। जब तक वो दिन में 2-4 किलो पॉलिटिक्स नहीं खा लेते हैं तब तक उनके शरीर में खून नहीं बनता। ये सुनकर मैं हंसने लगा, लेकिन थोड़ी सी सहानुभूति जताने और इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए मैंने कहा, अब यार ये तो हर ऑफिस की कहानी है, लेकिन ये बता तूने कहानियाँ सुनी अमरनामा पर? तो बोली कि हाँ, वो मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखी थी, लाइक भी की थी। मैंने कहा लेकिन यूट्यूब पर जाकर कहानी सुनी या नहीं? तो बोली कि नहीं, सुनी नहीं, क्या है वो? फिर मैंने उसको बताया कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, तो मैंने अपनी कहानियाँ खुद नरेट की हैं, जाकर सुनना। तो बोली हाँ हाँ सुनूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। हाँ हाँ कोई नहीं, बाद में सुन लेना आराम से, अपने हस्बैंड को भी सुनाना। तो बोली कि कोशिश करूँगी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सब में, लेकिन ये तो अच्छा है, तू कहानी भी लिखता है। मैंने कहा कि कोशिश करता हूँ लिखने की। तो थोड़ी देर सोचकर बोली कि अब तो तू मेरी भी कहानी लिख देगा। उसका मतलब था कि इस पूरी सिचुएशन को लेकर मैं कोई कहानी न लिख दूँ। उसको एक डर ने पकड़ लिया था। वो डर था कहानी का डर। उसे एकदम अचानक से इल्म हो गया था कि उसका दोस्त, जिससे वो तकरीबन 5 साल बाद बात कर रही है, वो एक लेखक है और उसे लेखकों की नीयत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहीं पता चले कि अगली कहानी की वही मुख्य किरदार हो। लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसको पूरा भरोसा दिलाया और कहा कि टेंशन मत ले, नहीं लिख रहा तेरी कोई कहानी। तो शायद उसके मन को इस कहानी के डर से थोड़ा आराम मिला और फिर हमेशा की तरह चल फिर मिलते हैं किसी दिन के अंतिम टाइमलेस मुहावरे पर बातचीत खत्म हो गई। लेकिन मैं इस डर के बारे में सोचता रहा और उसी का परिणाम यह है कि मुझे लिखने की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि मैंने उसका भरोसा नहीं तोड़ा, इसलिए कहानी तो नहीं लिखी, लेकिन अमरनामा के लिए एक एडिटोरियल लिखने का ख्याल आ गया। मुझे याद आता है कि हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा ने अपनी किताब मेरी पसंद की कहानियाँ की भूमिका में लिखा था कि आज मैं जो कुछ हूँ उसका एक हिस्सा इन अज्ञात लोगों की देन है जो अब हमेशा के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में खो गए। मुझे खुशी है वे इन कहानियों को कभी नहीं पढ़ेंगे। और यही तो होता है, लोग खो जाते हैं और कहानियाँ रह जाती हैं। मेरी दोस्त का डर जो था वो बड़ा स्वाभाविक था और अब तो मैं भी चाहता हूँ कि वो इस एडिटोरियल को न सुने, क्योंकि इल्ज़ाम तो मुझ पर आएगा ही। बेशक मैंने उसकी कोई कहानी नहीं लिखी, लेकिन उसका जिक्र तो है और मुझे अच्छी तरह पता है कि उसके सामने मेरी सारी दलीलें कमज़ोर पड़ जाएंगी। लेकिन ये डर क्या सिर्फ एक लेखक के आसपास की दुनिया के लोगों में ही होता है? क्या लेखक नहीं डरता है? कितनी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ख्याल या कोई ऐसा विषय या फिर कोई अनुभव कहानी की शक्ल लेने के लिए मन के दरवाजे को खटखटाने लगता है और मैं वो दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ? मैं अपने आप को एक धोखे में रखकर मन को समझा देता हूँ कि अभी थोड़ा सा वक्त है, और वो शोर जो मन के दरवाजे पर हो रहा था कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है। और इसकी वजह सिर्फ एक डर है, वही डर जो मेरी दोस्त को था, कहानी का डर। इसलिए उस रचना का जन्म ही नहीं हो पाता जो एक विद्रोह पैदा कर दे, एक चिंतन पैदा कर दे। और ये डर कभी न कभी हर रचनाकार या फिर हर कलाकार के मन में उपस्थित होता है। जब रचनाकार अपने अंदर के इस डर को जीत लेता है और जीतने के बाद ही उस रचना का जन्म संभव है जिसमें एक अलग किस्म का तेज होता है, एक तीव्र धार होती है, विद्रोह होता है। एक डेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं लार्स वॉन ट्रायर, उनका फिल्म को लेकर कहना है कि फिल्म एक जूते में पड़े कंकड़ की तरह होनी चाहिए, कंप्लीट डिस्कम्फर्ट। तो लक्ष्य यह है कि चाहे वो कहानी हो, कविता हो या फिर सिनेमा हो, जब भी जहाँ भी जिस किसी के भी संपर्क में आए वो एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट पैदा करे, एक विद्रोह पैदा करे, हमारे मन के उन अंधेरे कोनों तक पहुँचे जहाँ हम खुद झांकने से डरते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई रचना एक विद्रोह न पैदा कर पाए तो क्या उस रचना का कोई महत्व नहीं है? मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अनुभव, जीवन जीने और देखने का तरीका यानी वर्ल्ड व्यू बहुत अलग अलग होता है और इसी वजह से हमें अलग अलग तरह की कहानियाँ, कविताएं, चित्र और सिनेमा देखने को मिलता है। असली बात तो यह है कि चाहे आइडिया कुछ भी हो, चाहे विषय कितना भी साधारण हो, कितना भी असाधारण हो, लेकिन एक चीज़ निश्चित तौर पर होनी चाहिए और वो है उस रचना का तेज,
इंटेंसिटी। कोई भी रचना निस्तेज नहीं हो सकती। अब लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये तय कर पाना है कि जब कोई ख्याल एक रचना का रूप लेना शुरू करता है तो उसका अंत क्या होगा। क्या वो रचना हर पैमाने पर खरी उतर पाएगी? क्या वो एक तेजस्वी रचना होगी? ये सवाल तो तब तक बना रहेगा जब तक खुद रचना जवाब न दे। इसलिए हर रचना की अपनी एक यात्रा होती है, हर रचनाकार का अपना एक संघर्ष। निर्मल वर्मा ने अपनी किताब की भूमिका में आगे लिखा कि मेरे लिए भोगे हुए यथार्थ को पुनर्जीवित करने की कोई आकांक्षा कभी नहीं रही। अगर कभी आकांक्षा रही है उन खाली वीरान जगहों को भरने की जो भागते हुए क्षण की बदहवासी और भुलाने की हड़बड़ाहट में अनछुए रह गए थे, जिन्हें छूने का साहस करना अपने आप से परे की बात लगी थी। यह वह बिंदु है जहां लिखने का जोखिम करीब करीब जीने के भ्रम के साथ जुड़ जाता है। यह मौका है दोबारा जीने का। निर्मल वर्मा का कहना बिल्कुल सच मालूम पड़ता है, क्योंकि बात तो बिल्कुल ऐसी ही है। सब कुछ उस बीते हुए क्षण को दोबारा जीने की कोशिश है जो अधूरा छूट गया था। मेरे लिए तो कोई भी अनुभव जो एकदम पूर्ण हो गया, जिसको जी भरकर जी लिया, वो वहीं समाप्त हो जाता है। और जो अनुभव आधे अधूरे, बिखरे हुए, बदहवास से रह जाते हैं, वो फिर दोबारा से जन्म लेते हैं। और यही इच्छा एक क्रिएटिव फोर्स, एक सृजनात्मक ताकत की तरह काम करती है। लेकिन ये उस पल को दोबारा जीने की इच्छा और रचना के जन्म के बीच का जो संघर्ष है, वहाँ एक डर है अपने मन को खोलने का, अपने आप को बोलने का, खुद के मन के उन अंधेरे कोनों में झांकने का जहाँ बड़े बड़े रहस्य दबे हुए हैं। ये डर है उन रहस्यों को खुल जाने का। लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जैसे हर यात्रा की शुरुआत तो खुद से ही होती है, वैसे ही पहले खुद को कुरेदना पड़ेगा, तब जाकर कहीं रचना किसी दूसरे के मन को कुरेदने में सफल होगी। और इसके लिए एक बड़े साहस की ज़रूरत है। भय मुक्त मन चाहिए। लेकिन मैं ये भय महसूस करता हूँ। मैं तलाश में हूँ उन रास्तों की जिन पर चलकर भय को जीत लिया जाता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीत लूँगा, क्योंकि मेरे सामने वो अनगिनत महान रचनाकार हैं जिन्होंने इस भय को जीता है। चाहे वो फिर मंटो हों, कमलेश्वर हों, भीष्म साहनी हों, अमृता प्रीतम हों, या महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। मुझे नहीं मालूम उसने मेरी कहानियाँ सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा निभाया और कहानी नहीं लिखी, लेकिन एक संपादकीय लिख दिया। मजबूर हूँ क्योंकि लेखक हूँ। शुक्रिया।